24 फेब 2022 को रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि अगर किसी ने इस मामले के बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रशियन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को यूक्रेन की कई सिटीज के ऊपर लो फ्लाइंग करते और कई मकामात पर रॉकेट फायर करते भी देखा गया और इनमें पुतिन का मेन टारगेट यूक्रेनियन कैपिटल कीव था। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक में जहां कई सौ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहीं लाखों यूक्रेनियन अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जान बचाने के लिए कई लोग बेसमेंट्स में जा छुपे और कुछ ने मेट्रो स्टेशंस में पनाह लेने को बेहतर समझा। देखते ही देखते यूक्रेन का कोना कोना धमाकों और इमरजेंसी सायरन से गूंज उठा। यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लेवल की जंग पहली बार देख रहा था। यूरोप का मैप जो पिछले 70 सालों से पॉलिटिकल गठजोड़ से बनाया जा रहा था, उसको अब व्लादिमीर पुतिन दोबारा अपने हिसाब से बनाना चाहता है और वो भी ताकत के बलबूते पर। लेकिन आखिर क्यों? यूक्रेन से 27 टाइम्स ज्यादा एरिया पर फैले हुए रशिया को इतने छोटे यूक्रेन से आखिर क्या खतरा है? रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन में क्या इंटरेस्ट है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या कुछ खोना पड़ेगा? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये मामला अच्छी तरह और आसान अल्फाज में समझने के लिए पास्ट में हुए चंद वाक़यात का समझना बहुत ज़रूरी है। आज से करीब 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जब ये पूरा एरिया पिछली कई सदियों से रोमानोव डायनेस्टी के होल्ड में था। 1900s की शुरुआत में ही लोग अपने रशियन किंग से तंग आ गए और आखिरकार जब बर्दाश्त का लेवल क्रॉस हो गया तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन ने रोमानोव डायनेस्टी को उखाड़कर रशियन एम्पायर का तख्त उलट दिया। लोग इन राजा महाराजाओं के सिस्टम से तंग आ चुके थे और अब यहाँ एक नई हुकूमत बनाने का वक्त आ चुका था। इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रशियन रेवोल्यूशनिस्ट आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रशिया सिविल वॉर में पड़ गया। जब सिविल वॉर खत्म हुई तो 1922 में रशिया और यूक्रेन समेत 13 अलग अलग रिपब्लिक्स को मिलाकर सोवियत यूनियन बनाया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या फिर USSR। यूक्रेन, जिसको रशियन एम्पायर से आज़ादी मिले अभी 5 साल ही गुजरे थे, वो अब USSR का हिस्सा बन चुका था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे किसी परिंदे को एक पिंजरे से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया हो। खैर, वक्त गुजरता गया और USSR दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USSR का होल्ड इस एरिया में और ज्यादा मजबूत हो गया। यूरोप के एक हिस्से में सोवियत यूनियन जबकि दूसरा हिस्सा वेस्टर्न पावर्स के होल्ड में था। इन वेस्टर्न पावर्स में कनाडा और UK समेत अमेरिका भी शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान पॉलिटिकल दुश्मनी अंदर ही अंदर चलती रही और इस दुश्मनी का सबसे बड़ा रीजन इन दोनों पावर्स के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि सोवियत यूनियन ने अपनी साइड पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना रखी थी, यानी कंट्री में जितना भी बिजनेस या ट्रेड होगा वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर शख्स को उसकी जरूरत के हिसाब से शेयर दिया जाता था। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देने वाली कंट्रीज में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था, जिसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी अपना बिजनेस करके जितना चाहे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। अब मसला ये था कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में हमारा सिस्टम लागू हो, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का होल्ड हो। इसी इख्तलाफ की वजह से इन दोनों पावर्स के दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। इस जंग में वेपन्स और फोर्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिकन पावर्स एक दूसरे पे पॉलिटिकल हमले करते रहे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पावर्स को अपने मिलिट्री अलायंस और ज्यादा मजबूत करने पड़े। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो बनाई, जिसमें ये तय पाया कि नेटो में शामिल किसी भी कंट्री पे अगर हमला हुआ तो बाकी सारी नेटो कंट्रीज मिलकर उसका साथ देंगी। नेटो का बनना सोवियत यूनियन के लिए हर तरह से खतरनाक था, क्योंकि अगर सारी नेटो कंट्रीज एक दूसरे को डिफेंड कर सकती हैं तो वो सारी मिलकर सोवियत यूनियन पर हमला भी कर सकती हैं। जब सोवियत यूनियन ने नेटो की ये पावर देखी तो उन्होंने भी आपस में कुछ ऐसा ही पैक्ट साइन किया, जिसको वार्सो पैक्ट का नाम दिया गया।
इन दोनों पावर्स ने आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस तो बना ली, लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर अभी भी चलती रही, क्योंकि आखिरकार दोनों की आइडियोलॉजी में इतना ज्यादा फर्क जो था। पूरे 42 इयर्स तक ये कोल्ड वॉर ऐसे ही चलती रही, जिसमें दोनों पावर्स का टारगेट एक दूसरे को कमजोर करना था और आखिरकार एक साइड को कमजोर होना ही पड़ा। 1991 में यूक्रेन जैसी रिपब्लिक्स ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का मुतालबा कर दिया, यानी यूएसएसआर में शामिल अलग अलग रिपब्लिक्स अब आज़ाद मुल्क बनना चाहते थे। 15 रिपब्लिक्स को मिलाकर बनाया जाने वाला सोवियत यूनियन अब 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बंट गया और इसके साथ ही इनका बनाया हुआ वारसो पैक्ट भी भाप बनकर उड़ गया। यूक्रेन आखिरकार एक बार फिर से आज़ाद मुल्क बनने में कामयाब हो गया। सोवियत यूनियन से आज़ादी पाने वाली कंट्रीज अब अपने फैसले खुद कर सकती थी, लिहाजा सबसे पहले इन्होंने अपने ऊपर थोपी गई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उठा फेंका। रशिया, जो पहले सोवियत यूनियन की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो अब दुनिया की नज़र में कमज़ोर पड़ चुका था। दूसरी साइड पे कोल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद भी वेस्टर्न पावर्स की अलायंस टस से मस ना हुई, बल्कि इनकी ताकत में इजाफा ही होता गया। 1999 में सोवियत यूनियन से आज़ादी पाने वाली 3 कंट्रीज पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी ने पासा पलट दिया और नेटो से जा मिले। नेटो में शामिल होने का ट्रेंड दिन ब दिन मजीद बढ़ता गया और 2004 में 7 और कंट्रीज ने भी नेटो को ज्वाइन कर लिया, यानी जो रिपब्लिक्स पहले रशिया का साथ दे रही थी वो अब नेटो की अलायंस का हिस्सा बन गई। और ये वो वक्त था जब पहली बार रशिया का बॉर्डर नेटो के साथ फेस टू फेस आ चुका था। अब सिर्फ 3 कंट्रीज ही बची थीं जिन्होंने नेटो को ज्वाइन नहीं किया, बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया। इनमें से यूक्रेन और जॉर्जिया काफी अरसे से नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन ये बात रशिया को हजम ना हुई। रशिया ने उसी वक्त खतरा भांप लिया कि अगर ये दोनों कंट्रीज भी नेटो से जा मिली तो उसका ब्लैक सी पे जाने का एक्सेस किसी भी वक्त रोका जा सकता है। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि यूएस और सऊदी अरेबिया के बाद रशिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में ब्लैक सी के जरिए ही एक्सपोर्ट करता है। और यही वजह थी कि रशिया यूक्रेन और जॉर्जिया की नेटो में शमूलियत को अपोज कर रहा था। लेकिन यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश फिर भी जारी रही। ना सिर्फ इतना, बल्कि 2013 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की भी ख्वाहिश की। याद रहे कि इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको थे, जिनको रशिया का दोस्त और काफी करप्ट समझा जाता था। एन उस टाइम पर जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करने का वक्त आया तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रशिया से बेल आउट पैकेज के नाम पर भारी रकम ली और यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि यूक्रेन रशिया का हर मामले में साथ देगा। ये कहा जाए कि रशिया ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को यूरोपियन यूनियन में शामिल ना होने के लिए ब्राइब किया तो ये गलत नहीं होगा। जब ये खबर मीडिया पे आई तो यूक्रेन में हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर निकल आए और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। प्रोटेस्टर्स का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने उन पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये देखकर प्रोटेस्टर्स और ज्यादा वायलेंट हो गए और मामला इस हद तक जा पहुंचा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट छोड़कर रशिया भागना पड़ा। प्रेसिडेंट का भाग जाना जहां प्रोटेस्टर्स के लिए जीत का मुकाम था, वहीं पुतिन इसको अपनी हार मान रहा था। लिहाजा अब पुतिन ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में फैले हुए यूक्रेनियन कंट्रोल्ड पेनिनसुला पर कब्जा किया। उसके बाद रशिया के बॉर्डर से लगे यूक्रेन के 2 रीजन्स डोनेस्क और लुहांस्क पर सेपरेटिस्ट की मदद से कब्जा जमाया। रशिया ने सेपरेटिस्ट ग्रुप की खूब जमकर मदद की, जिन्होंने इन दोनों रीजन्स को यूक्रेन से अलग करने की डिमांड कर डाली। पूरे 8 सालों तक इन दोनों रीजन्स में बहुत खून रेजी हुई, जिसमें 14,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 20 लाख यूक्रेनियन ये रीजन्स छोड़ने पर मजबूर हो गए। असल में डोनेस्क और लुहांस्क की यूक्रेन से आज़ादी हर तरह से पुतिन के हक में थी और यही वजह थी कि पुतिन इनको भरपूर सपोर्ट कर रहा था।
नवंबर 2021 में पुतिन के इरादे खुलकर सामने आ गए। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि लाखों रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे मूव कर दिया गया है और इसके कुछ ही हफ्ते बाद पुतिन ने अपनी डिमांड्स जाहिर कर दी। पुतिन की मेन डिमांड थी कि नेटो इस एरिया में एक्सपेंड ना करे और अपनी मिलिट्री को उसी हद तक वापस लेकर जाए जो 1997 में हुआ करती थी, यानी रशिया से बहुत दूर। पुतिन की ये डिमांड्स वेस्टर्न लीडर्स ने फौरन रिजेक्ट कर दी और अपनी फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी तरफ रशियन ट्रूप्स यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में मसरूफ रहे और बॉर्डर पे हैवी मिलिट्री ड्रिल्स भी करते रहे। 21 फेब 2022 को पुतिन ने लाइव आकर डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक को अलग देश एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ ही रशियन ट्रूप्स इन दो रीजन्स में पीस कीपिंग के नाम पर एंटर हो गए। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी एक वीडियो पैगाम में रशियंस को मैसेज दिया कि जंग में अगर नुकसान हुआ तो वो और किसी का नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज के लोगों का होगा। वेस्टर्न लीडर्स का कहना है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम किसी को भी नेटो में शामिल होने से रोक नहीं सकते। इस मामले के 2 दिनों के बाद 24 फेब 2022 को पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर पूरे यूक्रेन पर खुलकर हमला कर दिया। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के इस एक्शन को कंडेम किया और कहा कि पुतिन और रशिया को इसका हिसाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया में एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में नारेबाजी करते देखे गए, हत्ता कि खुद रशिया में भी हजारों प्रोटेस्टर्स यूक्रेन के हक में बाहर निकल आए। नेटो की रिस्पांस फोर्स हिस्ट्री में पहली बार हरकत में आ गई और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर्स पे भेज दिया। पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट तो कर रही है लेकिन रशिया से डायरेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की कलेक्शन मौजूद है और पुतिन पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिजिकल होने के बजाय अब अमेरिका समेत दूसरी कंट्रीज ने भी रशिया पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी हैं, जिससे रशिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान होगा और शायद ऐसा करने से पुतिन को लगाम दी जा सके। उम्मीद है आपको रशिया और यूक्रेन का ये मसला काफी हद तक समझ आ गया होगा। जेम टीवी की इस स्पेशल वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करें। दोबारा मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में।